आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपास विद लेंस में। वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों, आज हम लेसन 10 लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स चैप्टर लेकर आए हैं, और जो कि क्लास 6 का चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और वो अपनी अपनी सराउंडिंग्स में कैसे सर्वाइव करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी फ्रेंड्स में अपने और जितने भी आपके जान पहचान वाले रिलेटिव्स वगैरह हैं उन सब में ये ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियोस, जिससे कि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 10 लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। लिविंग थिंग्स को ही ऑर्गेनिज्म बोला जाता है बच्चों। लिविंग थिंग्स तो जैसे एक बच्चों वाला वर्ड हो गया, छोटी छोटी क्लासेस में हम यही वर्ड यूज़ करते थे, यही सीखते थे। लेकिन अब हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो हम नए नए टर्म्स को यूज़ करेंगे। तो लिविंग थिंग्स को ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। अब ये क्या है? लिविंग थिंग्स लिव एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ। लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग्स, ठीक है, उसमें एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स सब आते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। एनिमल्स की कैटेगरी में बहुत सारे लाखों लाखों लैक्स में ऑर्गेनिज्म है बच्चों। तो वो सब अर्थ पर हर जगह रहते हैं। अब कहाँ कहाँ रहते हैं? दे लिव डीप इनसाइड द ओशन। ओशन के बहुत गहराई में जाके, इतनी गहराई में जाकर भी रहते हैं जहाँ पर कोई लाइट नहीं पहुँच पाती है, सन की लाइट भी नहीं पहुँच पाती है। इतनी गहराई में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एक ये हो गया। फिर दूसरा कहाँ रहते हैं? दे ऑल्सो लिव इन हाई माउंटेन्स। हाई माउंटेन्स बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी रहते हैं, विच आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, जो हमेशा हमेशा बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। इन दो पॉइंट से मतलब ये होता है बच्चों, जिन जगह के बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकती हैं वहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं और सरवाइव करते हैं। अब कहाँ रहते हैं? दे लिव ऑल अराउंड योर हाउस एंड ऑल्सो इनसाइड योर हाउस। घर के बाहर भी हम अपने चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। घर के अंदर भी देखते हैं। घर के अंदर तो बहुत सारे इतने इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म इतनी छोटे भी होते हैं जो हमारे को दिखाई भी नहीं देते हैं। हम अपनी नेकेड आइज से उन्हें देख भी नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन कुछ हाउस में तो हमें पता ही है कि हाउसेस में कौन कौन से होता है। माउस भी रहता है, चूहा, लिजर्ड, और हाउस फ्लाई हो गई, मॉस्किटोज़ हो गए, कॉकरोचेस हो गए, बहुत सारे होते हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में घरों में देखते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट सेवरल ऑर्गेनिज्म इवन लिव इनसाइड योर बॉडीज टू। और यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर भी या एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती हैं। ये भी आप लोगों को पता होगा। कई बार हम बोलते हैं, या घर में आपने देखा होगा, घर में बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं पेट में कीड़े हो गए। छोटे छोटे बेबीज़ के भी बोलते हैं पेट में कीड़े हो गए। तो क्या मतलब हो गया? यानी वो वॉर्म्स हमारी बॉडी के अंदर भी सर्वाइव करती हैं। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कहाँ कहाँ पर रहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस। प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग जगह पर रहती हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। दे अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग्स। वो अपने आप को अडेप्ट मतलब ढाल लेना। सराउंडिंग्स, अपनी जो एनवायरनमेंट है, अपने चारों तरफ जहाँ वो रह रही हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है तो वहाँ पर एनिमल्स अगर रहेंगे या प्लांट्स रहेंगे या कुछ भी होगा तो वहाँ पर वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव करने के लिए वैसा अपने को बना लेंगे, वैसे उनकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी। अगर पानी में है तो पानी में, डेजर्ट में है तो डेजर्ट में,
कहीं पर भी उन्हें जो सराउंडिंग्स मिलती है और वो वहाँ रहने शुरू कर देते हैं तो वो उनकी बॉडी वैसे ही अडेप्ट हो जाती है। लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। लिविंग थिंग्स आइसोलेशन में नहीं रहते हैं। अब ये वर्ड आइसोलेशन तो हम लोगों को बहुत अच्छे से सभी को पता चल गया होगा, कोरोना के टाइम पर आइसोलेशन वर्ड बहुत यूज़ हुआ है, यानी अलग अकेले नहीं रहते। इसका मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं, नीड फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स टू सर्वाइव। उन्हें फूड की ज़रूरत होती है और बाकी दूसरे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो अपने आप को उन सराउंडिंग्स में सर्वाइव कर सके। एयर, वाटर एंड सॉइल, हवा, पानी और मिट्टी फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आर सराउंडिंग्स। यही तीनों चीज़ें मिलकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी पार्ट बनाते हैं। फॉर्म मतलब बनाना, एक बहुत ज़रूरी एनवायरनमेंट यानी एसेंशियल पार्ट बनाती हैं अपनी सराउंडिंग्स में। द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो लाइफ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, दस अफेक्टेड बाय द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड इट, वो इसी वजह से इफ़ेक्ट करती है एक लिविंग थिंग की और नॉन लिविंग थिंग की जो कि उसके चारों तरफ है। नॉन लिविंग थिंग्स में बच्चों वो वाली चीज़ें नहीं आएंगी जो बुक, कॉपी, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स में एयर, वाटर और सॉइल को ही मान रही हैं। ठीक है, तो यही इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी लिविंग थिंग को सराउंडिंग्स में सर्वाइव करने के लिए। Everything surroundings and affecting an organism is known as its environment. कोई भी चीज़ जो चारों तरफ है, सराउंडिंग से मतलब होता है चारों तरफ, हमारे चारों तरफ, तो वो कैसे इफ़ेक्ट कर रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसी को एनवायरनमेंट कहा जाता है। कई बार बोलते हैं ना कि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है, या बहुत अच्छा है यहाँ का एनवायरनमेंट, यानी क्या हो गया, चारों तरफ का जो माहौल है जो उसे बोला गया है एनवायरनमेंट। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। जो रिलेशनशिप बन रहा है और उसके बारे में जो स्टडी कर रही हैं, अब रिलेशनशिप किसका, लिविंग थिंग्स का और उसके एनवायरनमेंट का। अगेन मैं बोल रही हूँ फिर से, जो भी रिलेशनशिप लिविंग थिंग्स और उनके एनवायरनमेंट का है उनके बारे में स्टडी जिस चीज़ में करी जाती है उसी को इकोलॉजी वर्ड बोला गया है। आर एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स वही हो गए बच्चों जो एयर, वाटर, सॉइल, उसी को बोला गया है। ऑल ऑफ देम इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये सारे ही एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं। द लिविंग और बायोटेक कंपोनेंट्स, लिविंग या बायोटेक दोनों सेम ही चीज़ है। द लिविंग और बायोटेक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस बायोटेक कंपोनेंट्स में या लिविंग कंपोनेंट्स में सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। दीज कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यही सब जो बन रहा है इसी को बायोटिक या बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहा जाता है। बायोलॉजिकल मतलब अगेन वही जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। द नॉन लिविंग और अबायोटिक, अब नॉन लिविंग को ही अबायोटिक बोला गया है। ये आपको टर्म्स पता होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी नई टर्म्स हैं। तो नॉन लिविंग को ही अबायोटिक बोला गया है। द नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड, इन अबायोटिक कंपोनेंट्स में एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर एट्सेट्रा ये सब इंक्लूड हो रहा है। दीज कॉन्स्टिट्यूट द अबायोटिक और फिजिकल एनवायरनमेंट। यही सब जो मिलकर बन रहा है इसी को अबायोटिक और या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट कहा जाता है। अब आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि यहाँ पर बायोटिक या फिर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहा है, यहाँ पर क्या बोला है, अबायोटिक और फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके,
These factors affect the living organism found in the area. ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूर इफ़ेक्ट करते हैं जो उनके एरिया के आसपास मिलता है। जैसे इसका भी कैसे, जैसे डेजर्ट हो गया तो सारी मिट्टी ही मिट्टी है, रेत ही रेत है। यहाँ पर हिली एरिया हो गया तो यहाँ पर केवल पहाड़ ही पहाड़, ठंडा मौसम, बारिश है, ये सब मिल रही है। कोस्टल एरिया, यहाँ केवल दूर दूर तक पानी ही पानी मिल रहा है। तो यहाँ के जो भी यहाँ तीनों जगह पर या इनके अलावा और भी बहुत सारी ये जगह हैं, उन सब पर वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं आसपास में, तो वो उसमें एक तो अडेप्ट कर जाते हैं धीरे धीरे उसी माहौल में, और वो यही एनवायरनमेंट उन सब की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द नेचुरल एनवायरनमेंट। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर ही नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए दोनों का होना ज़रूरी है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे बाकी के लिए प्लांट्स और एनिमल्स की बात हुई है ऊपर तक, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स भी इसी एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। वी कैन चेंज द एनवायरनमेंट टू सूट आवर नीड्स। हम अपनी एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं जैसी हमारी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। टुडे वी डू नॉट लिव इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। आज हम नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, सच इज़ फॉरेस्ट। जैसे कि फॉरेस्ट नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, वहाँ पर किसी भी तरीके का आपको शोर नहीं मिलेगा, कोई पोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई धूल मिट्टी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, बहुत शांति होगी, लेकिन हम फिर भी वहाँ पर नहीं रह सकते। द सिटीज़ और विलेजेस वी लिव इन हैव अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ये तो नेचुरल हो गया, ये किसी भी ह्यूमन ने नहीं बनाया है। लेकिन जो सिटीज़ और विलेजेस होते हैं जहाँ पर हम सब रहते हैं, वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ डेवलप करी गई है तो वो ह्यूमन ने ही करी है, चाहे रोड है, चाहे बिल्डिंग्स हैं, चाहे कुछ भी चीज़ है। इफ़ यू स्टडी द एनवायरनमेंट इन डिफरेंट एरियाज़, अगर आप अलग अलग एरिया के एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे, जैसे कि डेजर्ट, हिली और कोस्टल एरिया, यू विल फाइंड दैट द एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट। आप ये देखेंगे, जैसे मैंने ऊपर पिक्चर के थ्रू भी बताया था, सब जगह का एनवायरनमेंट अलग ही होगा, बट द बेसिक कंपोनेंट्स आर द सेम। लेकिन बेसिक कंपोनेंट्स सेम होगा। बेसिक कंपोनेंट्स क्या हो गया, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर। टेम्परेचर हम फिर भी अलग कह सकते हैं, लेकिन बाकी सनलाइट भी सेम होगी, सॉइल हो गया उसमें भी हम वेरिएशन होगा, लेकिन टेक्सचर वही चीज़ रहेगी, वाटर हो गया, एयर हो गया, तो ये सारे तो सेम ही रहेंगे बेसिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शंस। बायोटिक कंपोनेंट्स और उनके जो भी इंटरेक्शंस हैं। इंट्रैक्शंस का मतलब होता है बच्चों जो आपस में वो मिलकर काम कर रही हैं, उससे मतलब है। द लिविंग और बायोटिक ऑर्गेनिज्म, लिविंग और बायोटिक ऑर्गेनिज्म दैट मेक अप द बायोटिक कंपोनेंट्स, यही दोनों मिलकर यानी ये सब मिलकर एक बायोटिक कंपोनेंट्स बना रहे हैं एनवायरनमेंट का। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, इन्हें हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड। अब किस पर डिपेंड कर रहा है कि वो अपना फूड किस तरीके से ऑब्टेन कर रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं। फर्स्ट आ रहा है इसमें प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो बनाते हैं। यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स देयर मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम सबको पता है, आप सबको भी पता है कि ये ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू बनाते हैं, जिसमें कि एनर्जी सनलाइट की यूज़ में आती है। ठीक है, तो 3 चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोसेस हो रहा है फूड बनाने का, पूरा कंप्लीट काम हो रहा है, इसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स।
वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना रहे हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा गया है। अब बच्चों, अब आप लोग ये मत समझिएगा कि अगर हमारे घर में किचन में हमारी मदर काम कर रही हैं या कोई और मेंबर काम कर रहा है, खाना बना रहा है, तो वो प्रोड्यूसर्स हो गए। नो, वो प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, किचन में हमारे को रॉ मटेरियल हमारे पास कंप्लीट आ रहा है। दाल सब्जी कुछ भी चीज़ है वो सब हमें मिल रही है, लेकिन उनके प्रोड्यूसर्स कौन हो गए? फार्मर्स। फार्मर्स उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब वो मार्केट में आके हमारी किचन तक पहुंचते हैं। दे ऑल्सो कॉल्ड, अब यहाँ तक तो हमें क्लियर हो ही गया है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसी वजह से इन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहा गया है। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना फूड खुद बना रहे हैं। इसमें भी अलग कर दिया है, ऑटो मीन्स या मीनिंग सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स फूड। ऑटो जो अपने आप हो रहा है, ट्रॉप्स मतलब फूड जो अपने आप फूड बनाने का काम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये कई बार लेबलिंग के लिए भी आ जाता है और ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। देन आता है सेकंड पॉइंट, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जैसे कि मैंने आपको ऊपर फार्मर्स का बताया था कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स हो गए, और हमने उनके जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है फ्रूट्स वेजिटेबल्स या ग्रेन्स वगैरह जो भी चीज़ है, हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसका यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो हम कंज्यूमर्स हो गए। अब उसी के बारे में, सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म या तो पूरे सीधी तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से फूड प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। और हेट्रोट्रॉप्स जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है या फिर कंज्यूमर्स कहा जाता है। ऑल एनिमल्स, या तो सीधे डायरेक्टली, कैसे गाय हो गई, काऊ है, गोट है, कैमल है, ये डायरेक्टली हो गए कंज्यूमर, सीधे घास पेड़ पत्ती यही खाते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्टली कौन हो गए? जैसे कि हम लोग हो गए हैं, हम डायरेक्ट नहीं खाते। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर कंज्यूमर्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ रहा है हर्बीवोरस, such as cows, deer, goats are animals that eat plants. They get their food directly from plants. Such animals are called primary consumers. अब ये हर्बीवोरस जो सीधा अपना फूड प्लांट से ले रही हैं, क्लियर। अब इसी में जो सीधा प्लांट से फूड ले रहे हैं, तो इसी वजह से उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा गया है, यानी सबसे पहले कंज्यूमर्स का नाम दिया गया है। सेकंड आ रहा है कार्निवोरस, सच एज टाइगर्स एंड वुल्व्स एट्सेट्रा। कार्निवोरस में टाइगर्स और वुल्व्स आ रहे हैं। दे ईट अदर एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। दे दस गेट देयर फूड इनडायरेक्टली, अब उसमें उन्हें प्लांट्स से इनडायरेक्ट फूड मिल रहा है। दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसी वजह से उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा गया है। जैसे कि गोट ने अगर प्लांट खाया है कोई, तो उसे टाइगर ने खा लिया, किसे? गोट को खा लिया, तो गोट का जो अंदर बॉडी में प्लांट्स का पार्ट गया है, तो वो टाइगर के अंदर गोट के थ्रू गया है, इसीलिए सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। देन आ रहा है लास्ट ओमनिवोरस। अब इसमें सच एज ह्यूमन्स हो गए, बियर्स, काउस कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनिवोरस में हम सब एनिमल्स में भी आ जाते हैं और ह्यूमंस में भी आ जाते हैं ये सब, तो वो कंज्यूम करते हैं दोनों चीज़ों को, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, क्लियर। वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डीकम्पोजर्स। Decomposers, bacteria and fungi are very small organism that cannot be seen. बैक्टीरिया और फंगी इतने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि उन्हें आप अपनी आइज़ से डायरेक्ट नहीं देख सकते। These are known as माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम देख पाते हैं। They are consumers that feed mainly on the dead remains of plants and animals. ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, ये डेड
जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन्हीं पर ज़िंदा रहते हैं या उन्हीं को फीड करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोड्यूसर्स, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूसर्स कौन हो गए? ग्रीन प्लांट्स। एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से प्रोड्यूसर्स ने, ग्रीन प्लांट्स ने सॉइल से एब्जॉर्ब किया है, आर पास्ड ऑन टू ऑल द कंज्यूमर्स। अब ये जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में पहुंचा, प्लांट्स को अगर किसी एनिमल ने खाया या किसी ने भी खाया प्राइमरी और सेकेंडरी ने, तो वो कहाँ? उन कंज्यूमर्स तक वो न्यूट्रिएंट्स पास हो गया। व्हेन अ प्रोड्यूसर और अ कंज्यूमर, जब एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डाइज, मर जाता है, बैक्टीरिया एंड फंगी एक्ट टू ब्रेक डाउन और डिकम्पोज। अब यही बैक्टीरिया और फंगी इन्हीं को ब्रेक डाउन करने का काम करती हैं और इसी को डिकम्पोज करते हैं। द डेड मटेरियल ऑफ इट्स बॉडी इनटू द न्यूट्रिएंट सब्सटेंस इज इट वाज मेड अप ऑफ, और इसी को फिर वो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। प्लांट्स अगर कोई मर गया है और वो ज़मीन पर सॉइल में गिर गया, वहाँ पे बैक्टीरिया फंगी उसको पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देंगे जिससे कि वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। चाहे कोई एनिमल है, जैसे कोई माउस हो गया या कोई भी एनिमल मर गया है या प्लांट मर गया है, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा और ए स्पेशल न्यूट्रिएंट सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। दीज न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू द सॉइल। अब यही न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, वापस से एक प्लांट फूड फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो सॉइल से सारा न्यूट्रिएंट्स उसमें अंदर पहुंच जाएगा। तो यही साइकिल चलती रहती है। दीज न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू द सॉइल फ्रॉम वेयर दे केम एंड मिक्स विद इट, और ये मिट्टी में वापस मिक्स हो जाते हैं। देयरफॉर बैक्टीरिया एंड फंगी आर नोन एज डिकम्पोजर्स, इसीलिए बैक्टीरिया और फंगी को डिकम्पोजर्स बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बच्चों, अक्सर पूछा जाता है कि डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया और फंगी को क्यों बोला जाता है, तो यहाँ पर आपका पूरा आंसर आ गया इस पैराग्राफ में। Thus, the decomposers serve a very useful purpose of maintaining the balance of nutrients in the soil while returning the nutrients to it. इसीलिए डिकम्पोजर्स को बहुत अच्छा एक बोला जाता है, क्योंकि इनका जो पर्पस होता है वो वापस से जो पूरा न्यूट्रिएंट सॉइल में से ख़त्म हो गया उसे वापस से उनको पहुंचाना, किसमें? सॉइल में पहुंचाना न्यूट्रिएंट्स को। तो ये डिकम्पोजर्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। इन दिस वे नेचर recycles the nutrients that have been taken from the soil. अब इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि नेचर रिसाइकिल करती है, हर चीज़ का रिसाइकिल होता है। ये आपको पता है, वाटर का लाइफ साइकिल होता है, वाटर साइकिल होता है, तो इसी तरीके से इसका भी साइकिल बनता है और ये नेचर ही करती है। द न्यूट्रिएंट्स दैट हैव बीन टेकन, जो कि सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस द टोटल अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्या हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, जितना भी अमाउंट न्यूट्रिएंट्स का मिल रहा है, डज नॉट चेंज, ये किसी भी तरीके से चेंज नहीं होता। मतलब इसका इक्वल टू हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो बहुत अच्छे लेवल का होता है। ऐसा नहीं होता है कि इस बार का अच्छा हो गया, नेक्स्ट टाइम जो न्यूट्रिएंट सॉइल में पहुंच रहा है वो खराब तरीके का है। सो व्हाट हैज़ बीन टेकन अवे मस्ट बी पुट बैक फॉर लाइफ टू सर्वाइव। तो इसका मतलब अगेन क्या रहा, जो लिया गया है वही वापस से मिल गया है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। जो चीज़ जैसे ली गई है वो वैसे ही वापस मिल गई है। नेक्स्ट, इंटरेक्शन अमंग बायोटिक कंपोनेंट्स। अब इंटरेक्शन से मतलब क्या हो जाता है बच्चों, जो बिल्कुल आमना सामना हम कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ऑक्सीजन एंड शेल्टर। एनिमल्स प्लांट्स पर अपने फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और शेल्टर के लिए। शेल्टर के लिए कैसे बच्चों, एनिमल्स ट्रीज़ के ऊपर भी रहते हैं, ट्रीज़ के नीचे भी रहते हैं, तो उन्हें शेल्टर मिलता है। सम अदर थिंग्स वी ह्यूमन्स गेट फ्रॉम प्लांट्स आर मेडिसिन्स। अब हम जैसे ह्यूमन्स हो गए हैं, हमें क्या मिलता है, मेडिसिन्स, दवाइयाँ मिलती है प्लांट से, स्पाइसेस, मसाले जो किचन में हम यूज़ करते हैं। वुड
टिम्बर, रबर, कॉटन और जूट। ये इम्पॉर्टेंट रहता है यहाँ से यहाँ तक का पैरा बच्चों, क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए प्लांट्स कैसे यूज़फुल है, इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पुटअप कर लिया जाता है। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। अभी तक तो हमने क्या देखा कि एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन अब प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन के लिए और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के लिए। पॉलिनेशन जो फ्लावर्स में होता है, ये हमने पीछे चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, जो फ्लावर्स वाला चैप्टर था। पॉलिनेशन और डिस्पर्सल और सीड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ये यूज़ में बहुत बहुत यूज़फुल रहते हैं एनिमल्स। दीज हेल्प प्लांट्स इन रिप्रोडक्शन। इन एनिमल्स की वजह से जब पॉलिनेशन और डिस्पर्सल सीड्स का होता है तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कहीं पर भी प्लांट्स, वो नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। एनिमल्स एक्सक्रीटा एंड देयर डेड बॉडीज एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। जो एनिमल्स का वेस्ट, बॉडी का वेस्ट होता है वो, और जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी बॉडी भी सॉइल के अंदर एक टाइम में जाके वो पूरी तरीके से अंदर सॉइल में मिक्स हो जाती है, तो वो ऐड कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर। मतलब एक्सक्रीटा और डेड बॉडीज न्यूट्रिएंट्स देते हैं सॉइल को। दे एक्ट एज मैन्योर। ये एक बहुत बढ़िया खाद वाला काम करते हैं, मैन्योर का काम करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलता है और वो बहुत तेज़ी से और अच्छे लेवल का ग्रो करते हैं, अच्छी क्वालिटी का ग्रो करते हैं। एंड प्रोवाइड मिनरल्स फॉर प्लांट ग्रोथ। और उन्हें मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं, मैन्योर तो करते ही हैं, मिनरल्स भी करते हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी सुपर क्वालिटी की हो। ओके बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक का तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और कभी आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आए बच्चों, तो इस टॉपिक को ज़रूर दोबारा से सुनिएगा, तब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंट्रैक्शंस। अब पीछे हमने पढ़ा था बायोटिक कंपोनेंट्स का, अब यहाँ पर है अबायोटिक कंपोनेंट्स और उनका आमना सामना विद बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब दोनों का ही आपस में इंट्रैक्शन हो रहा है। ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स इन अ हैबिटेट शेयर द अबायोटिक कंपोनेंट्स। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और वो किससे शेयर कर रहे हैं अपने आप को, अबायोटिक कंपोनेंट्स से। अगेन बायोटिक कंपोनेंट्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बायोटिक में इंक्लूड हो रहे हैं, वो आ रहे हैं, और अबायोटिक में एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये सब आता है। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको एयर, वाटर, सॉइल सब चीज़ चाहिए, ठीक है बच्चों, तभी तो वो भी सर्वाइव कर पाएंगे। तो अब इन लोगों का आपस में कैसे हो रहा है, देयर इज कांस्टेंट इंट्रैक्शन, लगातार इंट्रैक्शन में बने हुए हैं अब दोनों ही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के में आ गया है, प्लांट्स नीड लाइट एंड वाटर टू प्रिपेयर फूड। प्लांट्स को लाइट और पानी दोनों की ज़रूरत पड़ती है फूड बनाने के लिए। दे ऑल्सो नीड सॉइल टू ग्रो, सॉइल की भी ज़रूरत पड़ती है ग्रो होने के लिए। अगर यही चीज़ नहीं मिलेगी, अगेन बायोटिक कंपोनेंट्स को नहीं मिलेंगे, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? तो नो। इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, यहाँ तक तो प्लांट्स के लिए आ गया। द एनिमल्स ऑल्सो कैन नॉट लिव विदाउट फूड। ऐसे ही जैसे प्लांट्स के लिए ग्रो होना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है, तो एनिमल्स को भी बिना फूड के वो नहीं रह सकते, ना पानी के बिना रह सकते हैं, ना एयर के बिना रह सकते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज टू सर्वाइव। और ऐसे ही दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही एक सर्टेन टेम्परेचर, यानी एक अपना जैसी उनकी बॉडी होती है उस तरीके का जिस टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो भी टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। गर्मी में रहने वालों को गर्म टेम्परेचर चाहिए, तो सर्दी में रहने वालों को ठंडा टेम्परेचर चाहिए। अब इसमें हैबिटेट आ रहा है। नेक्स्ट, हैबिटेट जो सराउंडिंग्स जिसमें वो सर्वाइव कर पाते हैं उसको बोलते हैं बच्चों।
You can now understand why living things cannot live in isolation. अब इससे आप सबको पता चल जाएगा या पता चल भी चुका होगा और पहले से बहुत चीज़ें पता भी होंगी कि लिविंग थिंग्स आइसोलेशन में यानी अकेले तो रह ही नहीं सकते, किसी भी तरीके से कोई भी नहीं रह सकता. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. नॉट ओनली फॉर फूड, केवल फूड के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो द अदर बेसिक नेसेसिटीज. इसके अलावा भी और बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं. देयर मे बी सेवरल लिविंग थिंग्स. बहुत तरीके की लिविंग थिंग्स होती हैं. प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ प्लेस लाइक अ फॉरेस्ट. उन प्लेसेस पर जैसे कि फॉरेस्ट में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन बच्चों उसे बोलते हैं जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते. वो इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं. द फॉरेस्ट इज देयर लिविंग एरिया. वो फॉरेस्ट जहाँ पर ये सब है या रह रहे हैं, वो फॉरेस्ट एरिया उनका हैबिटेट है. ओके, द वर्ड हैबिटेट, यहाँ से इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे आप अंडरलाइन कीजिए. द वर्ड हैबिटेट मीन्स द लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. वो हैबिटेट क्या मतलब हुआ, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रही हैं, वो हैबिटेट उनका कहा जाता है. इट इज़ द नेचुरल लिविंग प्लेस. अब मेन इम्पॉर्टेंट क्या बात है इसमें, हैबिटेट हमेशा नेचुरल होता है. ठीक है, मैन मेड नहीं होता है कि हमने घर बनाया, छोटा सा घोंसला बना दिया या कुछ भी हुआ, कहीं पर भी कुछ भी हमने खड़ा कर दिया और वो बन गया उनका हैबिटेट. नो बच्चों, ये होता है पूरी तरीके से नेचुरल होता है. द हैबिटेट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म विद फूड. हैबिटेट में हर ऑर्गेनिज्म को फूड, शेल्टर, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा मिलता है. बेस्ट सूटेड फॉर इट टू सर्वाइव. वो सब बहुत अच्छे से मिलता है जो उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है. ब्रीड करने के लिए, ब्रीडिंग मतलब होता है रिप्रोडक्शन, और फ्लरिश यानी वो वहाँ पर पल बढ़ सके, पले बढ़े, कुछ भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं. That's the place where the conditions for the existence of a living organism are present and where it can survive, breed and flourish is called the habitat of that organism. Again, यहाँ से भी हमारा habitat को पूरी तरीके से डिफाइन किया जा रहा है. वो प्लेस जहाँ पर हर तरीके का एटमॉस्फेयर या कंडीशंस प्रोवाइड करी जा रही हैं, जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करे, ब्रीड करे और फ्लरिश करे, वो उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहा जाता है. अब इसमें एग्जाम्पल के साथ है. फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ द कैमल. कैमल का हैबिटेट क्या हो गया, और एंड द कैक्टस प्लांट. तो कैमल और कैक्टस प्लांट दोनों का हैबिटेट डेजर्ट है. इज द ड्राई सैंडी डेजर्ट. दैट ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मॉइस्ट सॉइल. अर्थवॉर्म का गीली मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर रहती हैं अर्थवॉर्म, और जब बारिश होती है तब बारिश के पानी की वजह से वो बाहर निकल के भागते हैं. ठीक है, तो वो अर्थवॉर्म का जो हैबिटेट क्या है, मॉइस्ट सॉइल. अ फ्रॉग, इट इज़ अ पॉन्ड और अ लेक. फ्रॉग का क्या हो गया, पॉन्ड और लेक हो गया. यहाँ से भी आपका हो गया बच्चों, इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर 1 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कैमल और कैक्टस प्लांट का हैबिटेट, फिर ऐसे ही अर्थवॉर्म का, फ्रॉग का, एंड इसमें ही टाइगर का आ रहा है, टाइगर का फॉरेस्ट हो गया. और भी बहुत सारे अपनी तरफ से ये चेंज कर सकते हैं, जैसे टाइगर की जगह लायन डाल दिया, बियर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो वो सब फॉरेस्ट में ही रहते हैं. तो ये सब आपको पता होना ज़रूरी है. A habitat consists of both abiotic and abiotic environments. एक हैबिटेट दोनों तरीके से, जो बायोटिक, अबायोटिक और बायोटिक एनवायरनमेंट से ही बना हुआ होता है. बोथ दीज आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी, और किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए ये दोनों ही एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ ही है, सम ऑफ द कॉम्पोनेंट्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द हैबिटेट ऑफ टाइगर. अब टाइगर के लिए
किस तरीके का हैबिटेट होता है, तो उसमें कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो बता रही हैं। फर्स्ट, एनिमल्स दैट द टाइगर कैन हंट एंड फीड अपॉन। एक तो वो वहाँ पर उसको क्या सुविधा मिलती है, क्या बेनिफिट रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट है तो बहुत तरीके के बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। तो एनिमल जो टाइगर है, टाइगर को हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए, अपने आप को भोजन देने के लिए, खाना देने के लिए, शिकार करेगा तभी तो खाना खाएगा वो, है ना। तो वो उसको मिल जाता है। प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ शेडी ट्रीज। प्लांट्स जो शेडी ट्रीज होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा घने ट्रीज होते हैं जो पूरी तरीके से छाँव ही देते हैं, वेयर इट कैन रेस्ट। कौन करेगा रेस्ट? टाइगर। वो उसे रेस्ट करने के लिए भी जगह मिल गई। एंड शर्ब्स वेयर इट कैन हाइड। शर्ब्स भी मिल गई जहाँ पर वो छुप सकता है। एंड वेट फॉर इट्स प्रे। और अपने प्रे मतलब होता है शिकार, अपने शिकार का वो वेट भी कर सकता है। तो इसे कितनी सारी कंडीशंस मिली, और भी हैं, और देखते हैं। सफिशिएंट रेनफॉल एंड सुटेबल टेम्परेचर फॉर द टाइगर। सफिशिएंट जितना रेनफॉल होना चाहिए और उसके टाइगर की बॉडी को सूट करने के लिए जितना चाहिए उतना ही रेनफॉल उसे मिलता है, और सुटेबल टेम्परेचर भी मिलता है। एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव। और इसी तरीके से बाकी के एनिमल्स को और प्लांट्स को भी सर्वाइव करने के लिए मिलता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर कॉम्पोनेंट्स? इसके अलावा भी कोई और कॉम्पोनेंट्स हो तो वो भी आपको जवाब देने हैं, तो दीजिएगा ज़रूर बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ हैबिटेट। अब तक तो हमने हैबिटेट पढ़ लिया क्या होता है, अब ये कितने तरीके का होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, तो जिससे कि आपको बहुत ईजिली लर्न हो जाएगा। तो दो तरीके के होते हैं, टू मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट ऑन द अर्थ। एक तो एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी पानी, एक्वेटिक, और वाटर हैबिटेट। एक्वागार्ड बोलते हैं ना, एक्वागार्ड तो बहुत से बच्चों के घरों में लगा भी होगा शायद, और नाम सुना होगा, नहीं तो बहुत से बच्चों ने एक्वागार्ड। तो एक्वा मतलब पानी, और गार्ड मतलब उसकी सेफ्टी करने वाला, तो पानी साफ करने वाला। तो एक्वा, एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल यानी लैंड हैबिटेट। तो दोनों ही टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि वाटर हैबिटेट को एक्वेटिक बोलते हैं और लैंड हैबिटेट को टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। अब एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाला जो होता है, एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। अब एक्वेटिक या वाटर हैबिटेट को और ज़्यादा डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसमें आ रहा है मरीन हैबिटेट्स, रेफर टू सॉल्ट वाटर, जिसमें कि मरीन में सॉल्ट वाटर हैबिटेट होता है, जो कि सी में यानी समुद्र और ओशंस में होता है। The organisms living in marine habitats are known as marine organism. जो ऑर्गेनिज्म इस मरीन हैबिटेट में रहते हैं उन्हें मरीन ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे वेल्स, शार्क्स, सी टर्टल्स एंड सीवीड्स। सीवीड्स होती हैं जो प्लांट्स को बोला जाता है जो अपने आप उगाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको मरीन हैबिटेट तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम फ्रेश वाटर हैबिटेट। रेफर टू लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ये लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड और स्ट्रीम में रेफर करता है। ये क्या करा, ऊपर वाला सी और ओशन से करा, लेकिन जो फ्रेश वाटर होता है वहाँ लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स और ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हैबिटेट्स आर वेरियस टाइप ऑफ फिश, वाटर बग्स एंड वाटर लिलीज। ये भी प्लांट्स होते हैं बच्चों, और इसमें कई तरीके की फिशेस भी रहती हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट में। ये बहुत साफ क्लीन पानी होता है। नेक्स्ट कोस्टल हैबिटेट, रेफर टू द रीजन्स वेयर द सी मीट्स लैंड। ये वो रीजन होता है जहाँ पर सी ऐसा लगता है जहाँ पे वो लैंड से मीट कर रहा है। देयर आर अ वेराइटी ऑफ कोस्टल हैबिटेट। यहाँ पर बहुत तरीके की कोस्टल हैबिटेट मिलती हैं that support different types of living organism, जो कि बहुत कई तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म को वहाँ रहने के लिए सपोर्ट करते हैं या उनको बेनिफिट देते हैं। एस्टुरीज आर कोस्टल रीजन, ये नाम है बच्चों कोस्टल रीजन का, वेयर अ रिवर और स्ट्रीम कंटेनिंग, जहाँ पे रिवर और स्ट्रीम फ्रेश वाटर कंटेन कर रहा है, मीट्स द, और उसके बाद वो कहाँ पे मिल रहा है, सॉल्टी वाटर में, सी के।
सम ऑर्गेनिजम्स दीज यूनिक हैबिटेट सपोर्ट आर क्रैब्स। अब जहाँ पर आप ये खुद देखिए, जहाँ पे फ्रेश वाटर भी आ रहा है और सी वाटर भी आ रहा है, दोनों मिल रहे हैं, वहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। वो कौन से होते हैं? क्रैब्स, ऑयस्टर, सीवीड्स, मैनग्रोव्स। आपको इन सब की पिक्चर दिख रही होगी बच्चों, तो आप पिक्चर के थ्रू आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स यानी लैंड हैबिटेट। लैंड ऑफर्स द बेस्ट ऑफ लिविंग कंडीशंस। लैंड बहुत सबसे अच्छा लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ ग्रेट डिफरेंसेस इन अबायोटिक फैक्टर्स, क्योंकि हर जगह का अलग अलग तरीके का अबायोटिक फैक्टर मिलता है। कहीं पर गर्म, कहीं पे ठंडा, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, कहीं पे बहुत ज़्यादा ड्राई है, कहीं पे मॉइस्चर है। तो यही तरीके के अबायोटिक फैक्टर्स अलग अलग जगह पर मिल रहे हैं। मेनली टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जिसमें कि अभी मैंने जैसे आपको बताया टेम्परेचर के बारे में अलग अलग, और ऐसे ही वाटर भी हर जगह का अलग अलग ही होता है। Therefore, the largest variety of organism is found on land, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑर्गेनिज्म की लैंड पर ही पाई जाती है। लैंड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। लैंड ऑर्गेनिज्म को टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कैन बी फर्दर डिवाइड। अब इसी तरीके से जैसे कि हमने एक्वेटिक को करा था डिवाइड, ऐसे ही यहाँ पर टेरेस्ट्रियल भी डिवाइड हो रहा है डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन द लिविंग कंडीशन, जिसमें कि अलग अलग तरीके की लिविंग कंडीशंस मिल रही हैं। दे ऑफर सम ऑफ दीज। अब वो कौन कौन से हैं? एक तो फर्स्ट आ रहा है डेजर्ट हैबिटेट, गेट वेरी लिटिल रेन। हमें सबको पता है बिल्कुल सूखा होता है, वहाँ पर बहुत ना के बराबर पानी होती बारिश होती है। एंड आर हॉट एंड ड्राई, और वहाँ बहुत गर्म और बहुत सूखा होता है। सम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हैबिटेट्स आर। अब इन ऑर्गेनिज्म में कौन कौन रहते हैं? रैट्स, कैमल्स, स्नेक्स एंड कैक्टी। ये प्लांट है, कैक्टस को ही बोल रहे हैं, लेकिन रैट्स ये वाले नहीं होते बच्चे जो हमारे घरों में मिलते हैं। वहाँ पर अलग तरीके के रैट्स होते हैं जो उस ड्राइनेस में सर्वाइव कर पाते हैं। ग्रासलैंड हैबिटेट। नेक्स्ट, गेट मॉडरेट रेनफॉल। अब यहाँ पर मॉडरेट से मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है और ना बहुत कम बारिश है, मतलब मीडियम हो रही है बारिश। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हैबिटेट्स, यहाँ पर ज़ेब्रा, जिराफ, डियर, लायंस एंड ग्रासेस। ये मतलब यहाँ पर बच्चों आप नोटिस कर रहे होंगे एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स को भी ज़रूर रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत इजीली आपको समझ आना चाहिए और बहुत ध्यान से लर्न करना है बच्चों ये सब, और बहुत सिंपल भी है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट आर हॉट एंड वेट। ये जो हैबिटेट होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म और नमी वाला होता है। एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेन। अब नमी क्यों होती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हैबिटेट्स आर, यहाँ पर मंकी, स्नेक्स, टाइगर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वेराइटी ऑफ ट्रीज, और बहुत सारे बहुत तरीके की वैरायटी के ट्रीज़ यहाँ पर मिलते हैं। क्योंकि बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने तरीके के प्लांट्स होंगे। जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ प्लांट्स भी अलग अलग तरीके के बहुत ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट, टुंड्रा और पोलर हैबिटेट्स। अब ये वाला हैबिटेट आर वेरी कोल्ड, ये बहुत ठंडा होता है एंड ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, और वो इतना ठंडा होता है कि वो हर समय पूरे टाइम स्नो से, बर्फ़ से ढका रहता है। अब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कौन से मिलते हैं? पोलर बियर, जो वाइट कलर का बहुत सुंदर सा होता है, अक्सर हमने फ़ोटोज़ में देखा है। पोलर बियर्स, रेनडियर, पेंगुइन्स, सम ग्रासेस, और ऐसी पेंगुइन्स भी कितनी क्यूट होती हैं ना, कैसे चलती हैं, कैसे वो बिल्कुल भी, जबकि ये बर्ड्स में आती हैं। बहुत से बच्चों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, पेंगुइन्स बर्ड्स में आती हैं। और लास्ट हमारा इसमें हैबिटेट आ रहा है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में, माउंटेन हैबिटेट्स, जो पहाड़ी होते हैं, पहाड़ी इलाका, आर दोज दैट राइज मच हायर। ये इतने ऊंचे होते हैं देन द लैंड सराउंडिंग्स, लैंड से बहुत ऊंचाई पर होते हैं। माउंटेन्स हैबिटेट आर कोल्ड एंड विंडी,
यहाँ का जो हैबिटेट होता है वो बहुत ठंडा और हवा वाला होता है, बहुत ठंडी हवा रहती है, चलती है हर समय। स्नोफॉल ऑल्सो अकर इन हायर माउंटेन, स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर स्नोफॉल मिलेगी। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड हेयर आर, यहाँ पर माउंटेन गोट्स, यक्स, शीप्स एंड पाइन्स। अगेन पाइन भी ट्री का नाम है जिनकी निडल शेप जैसी लीव्स होती हैं। तो ये यहाँ तक का हो गया बच्चों। आई होप आप लोगों को ये पूरा यहाँ तक हमने जो हैबिटेट पढ़ा है, क्या होता है, किस तरीके का होता है, क्या टाइप्स होती हैं, उनमें भी सब टाइप्स जो उन्होंने बताया वो सब मेरे को लगता है कि आप सबको समझ आ गया होगा पूरी तरीके से। और अगर आपको समझ आ गया है तो बच्चों लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन तो बनता ही बनता है। फिर उसके बाद अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि नए नए आपको वीडियोस के बारे में पता चलता रहे और आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाते रहें। और फिर नेक्स्ट वीडियो जिसमें कि हम अडेप्टेशन के बारे में पूरा समझेंगे, पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टिल देन बाय बाय।